भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बेटा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा खटाक से एकदम। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, कब आए? 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए 1595 ईस्वी में, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। ब्रिटिश ने 1600 ईस्वी में कंपनी बनाई और फ्रेंच ने 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का बिल्कुल नया सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग आज पहली क्लास करेंगे और पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन। किस तरीके से यूरोपियन कंपनीज भारत में प्रवेश करती हैं और किस तरीके से ये भारत में अपने व्यापार को बढ़ाती हैं और देखते ही देखते ब्रिटिश के अधीन भारत किस प्रकार चला जाता है, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये एक विश्व का मानचित्र दिख रहा है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमारे भारत की स्थिति ये है, दिख रहा है सबको? अब इसके साथ साथ आप देखिए यूरोप की स्थिति ये है, ये यूरोप है। प्राचीन काल से ही भारत से यूरोप के बहुत अच्छे संबंध रहे और यूरोपवासी सदैव भारतीयों से व्यापार करते रहे। व्यापार में सबसे बड़ी चीज जो भारत वालों से यूरोप वाले करते थे वो था मसाला और जड़ी बूटियां। यूरोपियन कंट्रीज में मसाला, आप ये मत सोचो कि खाने पीने के लिए, दाल में तड़का लगाने के लिए ले जाते थे, नहीं। ये लोग क्या करते थे, मांस का प्रिजर्वेशन, यानी कि जो मीट होता था, इनका मांस होता था, उसका संरक्षण करने के लिए ये लोग भारत से मसाले ले जाते थे। और इनका जो मार्ग था वो किस तरीके का मार्ग था मैं आपको भी बताता हूं। हम लोगों ने भारत देख ही लिया है। ये लोग यहां से इस मार्ग से आते थे और ये मार्ग था इनका स्थल मार्ग। कैसा था? स्थल मार्ग। ये जमीन से जमीन पर आते थे और भारत से मसाले इत्यादि का व्यापार किया करते थे। बड़ा बढ़िया चल रहा था। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, यहीं बीच में एक साम्राज्य था, कुस्तुनतुनिया। क्या साम्राज्य था? कुस्तुनतुनिया। इस साम्राज्य का पतन हो गया। पतन हो गया मतलब कुछ अरब वासियों ने क्या किया, इस क्षेत्र को जीत लिया। और जब अरब वासियों ने इस क्षेत्र को जीता तो उनका कब्जा हो गया इस मार्ग के बीचों बीच। और जब उनका इस मार्ग के बीचों बीच कब्जा हो गया तो उन्होंने इस कब्जे से लाभ उठाने के लिए यहां पर टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया। क्या किया? टैक्स को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि माल बहुत महंगा हो गया। भाई एक चीज मुझे बताइए, आप अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदते हो और मार्ग में 20 रुपए कर लग जाता है, टैक्स लग जाता है, तो आप कस्टमर को वो 120 रुपए से ज्यादा की ही तो बेचोगे, क्योंकि 120 रुपए तो आपकी लागत आ गई। इसके बाद आप अगर 5 रुपए अपना मुनाफा भी कमा रहे हो तो आप 125 रुपए की बेचोगे। अब आप मान लीजिए ये टैक्स ही हो जाए 200 रुपए, 100 रुपए की वस्तु और 200 रुपए टैक्स, तो 300 रुपए की तो आपको ये वस्तु ही पड़ेगी। तो क्या आप इसे बेच पाओगे? जो बहुत पैसे वाले लोग होंगे वही आपसे सौदा ले पाएंगे, जो एक सामान्य जनमानस के लोग होंगे वो आपसे सौदा नहीं ले पाएंगे। तो यहां पे वही स्थिति अब उत्पन्न होने लगी। टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यूरोप के बाजारों में ये वस्तुएं इतनी महंगी हो गई, मसाले इतने महंगे हो गए कि जन सामान्य इस मसाले को नहीं खरीद पाए। अतः धीरे धीरे क्या हो गया कि यूरोप वासियों का भारत वालों से व्यापार ठप हो गया। समझ रहे मेरी बात को? इधर क्या हुआ, अगली कहानी आप समझिए कि 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुर्तगाल का जो राजा है उसका बेटा है जिसका नाम है हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम है? वो जलीय मार्गों को खोजने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है और उसने नए नए यंत्रों को प्रोत्साहित किया, जैसे दिक्सूचक यंत्र। बेटा दिक्सूचक यंत्र क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जो दिशाओं को बताता है। इसके बाद इसने बड़े बड़े जहाज निर्माण को प्रोत्साहित किया और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जो जल में यात्रा करने को तैयार रहते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि यूरोपीय देश हैं, एक तो है स्पेन और एक है उसी से लगा हुआ पुर्तगाल।
यहां के नागरिकों ने, यहां के नाविकों ने भारत की खोज के लिए कदम बढ़ाए और सबसे पहले स्पेन का नागरिक वास्को डी गामा भारत को खोजने के लिए निकलता है और वो अपने जहाज पर, ये स्पेन यहां पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं इसे, ये स्पेन है। स्पेन का नागरिक जो है वो है वास्को डी गामा नाविक है, जो वो अपनी नौका को लेता है, डीजल भरता है, राशन भरता है, अपने लोगों को बिठालता है और सीधा सीधा दंदनाता हुआ चला जाता है इधर की तरफ, क्योंकि समुद्र में तो रास्ता पता नहीं चलता है। और ये क्या करता है, कहां पहुंचता है, ये पहुंचता है अमेरिका। कहां पहुंचता है, स्पेन है, यहां से सीधा कहां पहुंचता है, अमेरिका। अब गुरु ये अमेरिका में देखता है कि काले काले लोग, आपको मैं बता दूं कि अमेरिका की मूल प्रजाति जो है वो रेड इंडियंस है, यानी कि अमेरिका की भी मूल प्रजाति काले लोगों की है। तो ये इसने भारत के बारे में ये सुन रखा था कि भारत में लोग काले होते हैं। तो जैसे ही अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका के काले कहता मैंने भारत को खोज लिया, तो अमेरिका के लोग कहते इधर आ, और मारते हैं इसके, ये अमेरिका है। तो ये तुरंत अपना दिमाग लगाता है कि अपना भारत नहीं खोज पाए तो क्या हुआ, अमेरिका तो खोजा। तो ये कहता हाँ मैंने अमेरिका को खोज लिया। इस तरीके से सबसे पहले अमेरिका का मार्ग खोजा किसने, वास्को डी गामा बोला था मैंने, क्या कोलंबस ने, ठीक है ना, कोलंबस ने खोजा। अब दूसरा पुर्तगाल का नाविक होता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। अगर मैंने वास्को डी गामा बोला हो तो सुधार लेना, ठीक है। हाँ, कोलंबस था ये। पुर्तगाल का नाविक होता है कौन, वास्को डी गामा। अभी ये वास्को डी गामा जो होता है ये अपने लोगों के साथ निकलता है और डीजल बीजल अपने जहाज़ों में भरता है, राशन भरता है और यहाँ से इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के द्वीप पर आता है जिसका नाम है आसा अंतरीप द्वीप। आसा अंतरीप द्वीप में आता है और ये आसा अंतरीप द्वीप में जब पहुंचता है तो यहां पर ये बड़ा परेशान होता है क्योंकि यहां से आगे का मार्ग इसे नहीं पता होता है भारत के लिए। और ऐसे में इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है अब्दुल मानिक। क्या नाम होता है, अब्दुल मानिक। ये बेटा गुजरात का एक व्यापारी है और नाविक है और ये यहां पर ही आता जाता है। जब इसकी अब्दुल मानिक से बातचीत होती है तो पता चलता है कि अब्दुल मानिक कहता है कि हम तुम्हें भाई भारत तक का रास्ता दिखा देंगे। अतः वास्को डी गामा भारत तक का मार्ग अब्दुल मानिक की सहायता से तय करता है। और आप देख रहे हो कि पुर्तगाल है, पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकला और यहां से निकलकर कहां पहुंचा, भारत के मालाबार तट पर। भारत के इस वाले तट को मालाबार तट कहते हैं। और बेटा याद रखना, मालाबार तट के भी कालीकट तट पर पहुंचा था। ये केरल है, एक स्टेट है जो आज राज्य है, उसका कालीकट जो तट है उस तट पर पहुंचा। जब ये कालीकट तट पर पहुंचा, अब देखिए हम भारतीयों की एक क्वालिटी है कि हम लोग आने वाले अतिथियों का सम्मान देवताओं की तरह करते हैं। हम क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। तो यहाँ का एक स्थानीय शासक था जिसका नाम था जमूरिन। क्या नाम था, क्या नाम था, जमूरिन। तो जमूरिन ने इसका धुआंधार स्वागत किया, बहुत बढ़िया स्वागत किया। और जब इसका अच्छा स्वागत किया जमूरिन ने, हालांकि इसकी छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा भी हुई, अरबवासी लोगों से प्रतिस्पर्धा भी हुई, लेकिन जमूरिन ने इसका अच्छा खासा स्वागत किया और ये कुछ दिन भारत में रुका। और आपको मैं बता दूं 1498 ईस्वी में ये भारत आया था वास्को डी गामा। और ये कुछ दिन भारत में रुका और भारत से रुकने के बाद जब ये वापस आया तो मसाले और जड़ी बूटियां अपने जहाज में भर के लेके आया। जब ये मसाले और जड़ी बूटियां अपने जहाज में भर के वापस लेकर आया तो इस तरीके से जब ये पहुंचा पुर्तगाल और इसने पुर्तगाल के बाजार में मसाले और जड़ी बूटियों को बेचा तो आपको ताज्जुब होगा, इसे 60 गुना का मुनाफा हुआ। समझिए आप, मतलब जितना खर्चा था उतना खर्चा निकालने के बाद भी इसे 60 गुना बचत हुआ। आप सोच के देखिए, अगर ये 1000 रुपए का माल लेके आया होगा तो इसे केवल और केवल 60,000 रुपए की बचत हुई। समझिए आप, इतनी बड़ी बचत हुई। अच्छा एक चीज बताओ, हम और आप अगर व्यापार कर रहे हो
और हमें किसी व्यापार से माल खरीदने के बाद, सब खर्चा निकालने के बाद 60 गुने की बचत हो, तो हम क्या दोबारा व्यापार करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भैया बार बार करेंगे। 60 गुना की बचत तो बहुत ज़्यादा बचत होती है। अतः क्या हुआ, पुर्तगालियों ने यहीं से भारत के लिए मार्ग तय कर दिया और बार बार भारत में आने लगे। वास्को डी गामा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? तो याद रखिए, वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार। एक बार वास्को डी गामा 1498 में आया और एक बार वास्को डी गामा 1502 के आसपास आया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए? अब बेटा ये चीजें तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पुर्तगाली कंपनी। अब यहां पर रोक देते हैं। अब थोड़ा सा इसका रेफरेंस देखिए कि यूरोप में क्या स्थिति बन गई, और इस रेफरेंस को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। जैसे मैं एक कपड़ा व्यापारी हूं, समझना मेरी बात को, और मैं कपड़ा मंडी में काम करता हूं भारत की, और मेरे आसपास और भी व्यापारी होंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि दिल्ली की मंडी से कपड़ा खरीदते हैं। हम लोग दिल्ली जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और मैनपुरी में आकर उस कपड़े को बेचते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि सर एक काम करो, आप लुधियाना से कपड़ा खरीदो। तो मैंने, आप खरीद के देखो। तो मैंने उसकी बात मानी और मैं एक बार लुधियाना चला गया कपड़ा खरीदने। लुधियाना मुझे कपड़ा दिल्ली से सस्ता भी मिला और क्वालिटी वाइज भी अच्छा मिला। और जब मैंने भारत में आकर वही कपड़ा बेचा, तो जहां पहले मुझे 10% का मुनाफा मिलता था, वहां अब मुझे 60% का मुनाफा मिला। तो पहले से ज्यादा मुनाफा मिला। तो मेरी स्थिति भारत के मेरे अड़ोसी पड़ोसी व्यापारियों की तुलना में अच्छी होती चली जाएगी। और जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं अपनी टूटी फूटी दुकान पे पहले टाइल लगवाऊंगा। टाइल लगवा के फिर मेरे पास पैसा आएगा तो एसी लगवा दूंगा। फिर पैसा आएगा तो आगे कांच वांच लगवा के सजवा दूंगा। और मेरी स्थिति औरों से अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मैं औरों की अपेक्षा 50% ज़्यादा पैदा कर रहा हूँ। समझना मेरी बात को। और इस बात को मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे। मेरे एक पड़ोसी का नाम ब्रिटेन है, मेरे एक पड़ोसी का नाम डच है, मेरे एक पड़ोसी का नाम डेनिश है, मेरे एक पड़ोसी का नाम फ्रेंच है और मेरा नाम पुर्तगाली है ना। अब मेरे अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं, बोले अबे इस पे पैसा कहाँ से आ रहा है इतना। और मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने जुगाड़ लगाई और पता लगा लिया कि भैया अब ये कपड़ा दिल्ली से नहीं खरीद रहा, ये कपड़ा कहां से खरीद रहा है? ये कपड़ा खरीद रहा है अब लुधियाना से। और वो भी क्या करेंगे, मेरे पीछे पीछे लुधियाना से डीलिंग करने लगेंगे। डिट्टो सेम बेटा भारत के संदर्भ में ऐसा ही हुआ। जब यूरोपियंस ने ये देखा कि भारत से व्यापार करने पर पुर्तगालियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो वह लोग भी पीछे पीछे भारत की तरफ अभियान करने लगे। और इसी क्रम में भारत में प्रमुख 5 कंपनियां आईं जिन्होंने भारत से व्यापार किया। पहली कंपनी हुई पुर्तगाली कंपनी, दूसरी कंपनी हुई डच कंपनी, तीसरी कंपनी हुई ब्रिटिश कंपनी, चौथी कंपनी हुई डेनिश कंपनी और 5वीं कंपनी हुई फ्रेंच कंपनी। इन्हीं 5 कंपनियों को हमें पहले चैप्टर में खत्म करना है। तो इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बेटा पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा खटाक से एकदम। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, कब आए? 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए 1595 ईस्वी में, इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। ब्रिटिश ने 1600 ईस्वी में कंपनी बनाई और फ्रेंच ने 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। याद रखिए यहां पे हमने ये 4 इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यही 4 प्रमुख हैं। इनके बीच में यहां पर डेनिश भी आए। 1616 ईस्वी में इनकी कंपनी स्थापित हुई थी। ब्रिटिश एवं फ्रांसीसियों के मध्य डेनिश भी आए जिनकी कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। लेकिन बेटा डेनिश का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा इंडिया में, इसलिए यही 4 कंपनियां इंपॉर्टेंट पड़ी जाती हैं। अब देखिए आपको एक ट्रिक भी दे देते हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन PDBF। आपको क्या याद रखना है? PDBF। P से बना पुर्तगाली, D से बना डच, B से बना, F से बना। आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रवेश करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी है? भारत में प्रवेश करने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी है? भारत में प्रवेश करने वाली ब्रिटिश एवं पुर्तगाली के बीच की कंपनी कौन सी है? डच कंपनी ने अपना
फैक्ट्री कब स्थापित किया या कंपनी कब स्थापित की। इस तरीके से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग इन क्वेश्चनों को केवल एक ट्रिक से PDBF याद कर लेंगे, एक ट्रिक से तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज थोड़ी सी और याद रखनी है कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कौन आए, डेनिश आए। क्योंकि इनका बहुत छोटा कार्यकाल है, बाद में ये बेचारे परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, प्रतिस्पर्धा में फंस गए, अतः इन्होंने क्या किया, अपना पूरा कंपनी जो था वो ब्रिटिशर्स को बेच दिया और वापस चले गए। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। चलिए, पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ये हमारे वास्को डी गामा साहब हैं, देख लीजिए एक बार, इनको दर्शन कर लीजिए। और ये वास्को डी गामा है और ये है शासक जमूरिन, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ये शासक है जमूरिन। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली कौन से थे, पुर्तगालियों का नंबर कौन सा था, प्रथम था। वास्को डी गामा के नेतृत्व में 1498 में पुर्तगाली यात्री भारत के किस तट पर आए। बेटा ये सब PCS, RO, ARO, UP कांस्टेबल, UP SI सब में पूछे जाते हैं। कौन से तट पर आए, जहां इनका स्वागत किसने किया। आप सबसे पूछ सकता है कि जिस समय यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली भारत आए, उस समय भारत में कालीकट का शासक कौन था। पुर्तगाली जब वापस गए तो यहां से मसाले एवं जड़ी बूटियां लेकर गए, जिन्हें बेचने पर कितने गुने का लाभ हुआ, 60 गुना का लाभ हुआ। भाई मेरे को अगर 60 गुना का लाभ होने लगे ना पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं तो आप जो समझो कि नंबर 1 आदमी बन जाऊंगा, है ना। अब देखिए बेटा, अब पुर्तगाली कंपनी में हम कुछ पढ़ते हैं अलग। जब पुर्तगाली भारत आए और भारत में उनका व्यापार अच्छा चलने लगा, तो पुर्तगालियों ने सोचा क्यों ना हम भारत में अपनी सत्ता को बनाएं, और इसी क्रम में इन्होंने अपने गवर्नर भारत में भेजना शुरू किए। और गवर्नरों के क्रम में फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला गवर्नर था जो कहां आया, भारत आया, जो कहां आया, भारत आया। तो अल्मीडा की देख लो आप, फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था जो भारत आया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पुर्तगालियों में फ्रांसिस डी अल्मीडा प्रथम गवर्नर था जो भारत आया। कि कब से कब तक, 1505 से 1509 तक। इसका कार्यकाल कितना रहा, 1505 से 1509 तक ये भारत में रहा। तो इसने सोचा कि यार क्या कर सकते हैं हम भारत में, तो इसने एक नीति चलाई जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या कहा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं शांत जल की नीति। मतलब इसने कहा देखो भाई ऐसा है, समुद्र में कोई लड़ाई नहीं करेगा, समुद्र का पूरा क्षेत्र हमारा है, आप समुद्र में व्यापार करेंगे, हमसे पहले परमिशन लेके जाइए। अगर आप हमसे परमिशन लेकर जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कोई भी डकैत या डाकू बीच में नहीं लूटेगा। इसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी या जिसने शांत जल की नीति दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा हो जाएगा। इसके बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा के बाद अगला जो गवर्नर आया वो कौन आया, अल्बुकर्क। कौन आया, अल्बुकर्क आया। तो अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर माना जाता है। इसने 1509 से 1515 तक भारत में कार्य किया। देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है या वास्तविक गवर्नर कौन है, तो अल्बुकर्क जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली कंपनी का, या वास्तविक गवर्नर माना जाता है। देखिए एक होता है किसी भी काम की स्थापना करने वाला, कौन, जैसे मुगल वंश की स्थापना कर दी बाबर ने, लेकिन मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर नाम आता है तो हम कहते हैं अकबर है। क्योंकि वास्तविक शब्द जब भी किसी के नाम के आगे लग जाता है ना, तो इसका तात्पर्य होता है कि वह व्यक्ति जिसने हर तरफ से विकास किया अपनी कंपनी का, आर्थिक, सामाजिक, समझ रहे हो, राजनीतिक, हर तरीके से विकास किया। तो आपसे जब भी वास्तविक शब्द लगा के गवर्नर पूछे तो हमारा आंसर रहेगा अल्बुकर्क, और जब भी प्रथम लगाकर शब्द पूछे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अल्मीडा। तो चलो बताना,
पुर्तगाली कंपनी का प्रथम गवर्नर, पुर्तगाली कंपनी का द्वितीय गवर्नर, फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक, फ्रांसीसी को बोल रहा हूं, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक, वह व्यक्ति जो पुर्तगालियों की तरफ से पहली बार समुद्री मार्ग से भारत आया, वास्को डी गामा भारत कब आया? जिस समय वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट का शासक कौन था? वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहां पहुंचा? हो गया, और कितना चाहिए? यही सब आएगा। देखो, दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि कोई व्यक्ति पहली बार गोवा पे कब्जा कर लिया, और दूसरी चीज है कि किसी व्यक्ति ने गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। तो याद रखना, गोवा को अपने पुर्तगाली नियंत्रण में लेकर आया अल्बुकर्क। गोवा को पुर्तगाली नियंत्रण में कौन लेके आया? अल्बुकर्क। लेकिन गोवा को राजधानी बनाएगा, आगे चल के गवर्नर आएगा नीनू डी कुन्हा। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो नीनू डी कुन्हा। और गोवा को अपने पुर्तगाली नियंत्रण में कौन लेकर आया? अल्बुकर्क। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। इतनी बात में कोई दिक्कत? अगला पॉइंट है कि 1529 ईस्वी में नीनू डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया। नीनू डी कुन्हा कब आया भारत? 1529 ईस्वी में। इसने 1530 ईस्वी में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। याद रखिए बेटा, देखिए जैसे ये भारत था, ठीक है? तो सबसे पहले पुर्तगाली कहां आए? कालीकट में आए। तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा टेंशन नहीं लिया और कालीकट के ही पास कोचीन को अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दिया या अपनी राजधानी बना दिया। तो आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा, पुर्तगालियों की पहली कंपनी कहां स्थापित हुई? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? पुर्तगालियों ने पहली राजधानी कहां बनाई? लेकिन आगे चल के जब नीनू डी कुन्हा आया, तो नीनू डी कुन्हा ने क्या किया कि 1530 ईस्वी में नीनू डी कुन्हा ने क्या किया? 1530 ईस्वी में राजधानी को कोचीन से गोवा ले गया। मतलब अब थोड़ा सा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ गया और राजधानी को कहां ले गया? गोवा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप ये ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि पुर्तगाली ही वह व्यक्ति थे या वह विदेशी थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। हम 1947 में आजाद हो गए, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया, लेकिन हम गोवा को 1961 में स्वतंत्र करा पाए पुर्तगालियों से। पुर्तगाली भारत में 1961 में गए हैं गोवा को छोड़कर, और 1961 के बाद क्या हुआ? गोवा पर हमारी पूर्ण सत्ता स्थापित हुई। आज गोवा जो है वो भारतीय गणराज्य का क्या है? एक अभिन्न अंग है, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए कुछ और चीजें, जैसे किसने? नीनू डी कुन्हा ने सेंट थॉम चेन्नई में ये नगर स्थापित किए। पहला नगर का नाम है सेंट थॉम। ये पूछा जाता है कहां स्थापित किया? चेन्नई में। हुगली बंगाल में, दीव काठियावाड़ ये गुजरात के पास में, ठीक है ना? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई बस्तियां थीं या कंपनियां थीं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 4-5 के नाम दे दिए जाएंगे, कहेंगे इनमें से पुर्तगालियों की बस्तियां कहां कहां थीं। अब जैसे मान लीजिए ये 3 नाम इनमें से मिल जाएंगे। एक नाम मिल जाएगा चंद्रनगर, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि चंद्रनगर बस्ती नहीं थी, ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी। ठीक है ना? समझ रहे हो आप इस बात को? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नोट, पुर्तगालियों का भारत के गोवा पर 1961 तक का साम्राज्य रहा। 1961 ईस्वी तक ये लोग कहाँ रहे? भारत में रहे। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट हम लोग आगे करेंगे। ठीक है?